तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स विच इज़ ऑन द लिस्ट नंबर 6 ऑफ वास्प टॉप 10 2021। तो स्टार्ट करते हैं ट्रैक में के ऊपर वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। बेसिकली इसमें होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ की आप कह लें या डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज अपनी वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ कर रही होती हैं। अगर हम गूगल के ऊपर जाएं और जैसे कि मैंने आपको गूगल डॉक सिखाए थे, उसके अंदर अगर हम लिखें इन URL कॉलन एंड WP-कंटेंट, ठीक है, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर किया बिकॉज हमें सेम एज इट इज़ यही चाहिए रिजल्ट्स के अंदर। तो अगर हम ये सर्च करते हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमारे पास आएंगी जिनके URL में ये होगा। दैट मीन्स उसके ऊपर वर्डप्रेस यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस यूज़ हो रहा है क्योंकि WP कंटेंट और वर्डप्रेस के अंदर है ये। अपलोड्स के अंदर चलते हैं, 2019 के अंदर चलते हैं। तो एक वेबसाइट के अंदर ये आई थिंक कोई वल्नरेबिलिटी आप कह सकते हैं ऐसी है। खैर, तो मतलब इस वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस यूज़र है। वर्डप्रेस बेसिकली एक सर्विस है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम CMS कहते हैं, वो है ताकि हम कंटेंट के ऊपर फोकस कर सकें। हम अपनी वेबसाइट के जो है वो सारी चीज़ों को ना देखते रहें बैठ के कि भाई थीम कैसी लगानी है और कलर ऐसा होना चाहिए, एक बॉक्स वहाँ जा रहा है। अब वो ना करते रहो, आप अपने कंटेंट पे फोकस करो और बाकी मैनेजमेंट जो है वो वर्डप्रेस के आपको डैशबोर्ड पे मिल जाती है। अगर वर्डप्रेस की किसी थीम के अंदर ये वल्नरेबिलिटी निकलती है या उसकी कोई पुरानी थीम है जिसका कोई वर्जन है पुराना, तो अगर वो कोई वेबसाइट यूज़ कर रही है तो उसे हम कहते हैं वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। मतलब आउटडेटेड का मतलब वो पुराने हैं और इसके अलावा वो वल्नरेबल भी हैं। अब जब जैसे जैसे वेबसाइट्स की जैसे जैसे सर्विसेज की या लाइब्रेरीज़ की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज होती हैं जो वेबसाइट वो यूज़ कर रही होती हैं, जैसे जैसे उनके न्यू न्यू अपडेट्स आती रहती हैं, अगर कोई वल्नरेबिलिटी निकल जाती है, एक चीज़ होती है ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट, वो एक ही दिन में एक वल्नरेबिलिटी मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है। तो इस तरह की जो सर्विसेज यूज़ कर रही होती हैं वेबसाइट्स, बेसिकली जो वल्नरेबिलिटी निकलती है, जो वल्नरेबल होती हैं वो वेबसाइट्स नहीं होती हैं एक्चुअल में, बल्कि वो वेबसाइट्स जिन सर्विसेज का यूज़ कर रही हैं, जिन थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स का यूज़ कर रही हैं, उनके अंदर एक वल्नरेबिलिटी हो निकली हुई होती है, या वो आउटडेटेड होते हैं या जिस वेबसाइट के ऊपर वो अप्लाई की गई होती हैं वो वेबसाइट उसको जो है अपडेट नहीं करती। ठीक है। अब इसी तरीके से एक हमारे पास आता है WP स्कैन के नाम से एक टूल होता है जिससे हम वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स को स्कैन कर लेते हैं। वो आगे हम देखेंगे अपनी बग बाउंटी हंटिंग वाले चैप्टर के अंदर। और इसके अलावा एक हमारे पास वेबसाइट होती है एक्सप्लॉइट DB। इसके ऊपर बेसिकली जो वल्नरेबिलिटीज़ निकली हैं या जो पास्ट में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ निकल चुकी हैं उन सब के एक्सप्लॉइट्स पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोड होता है जिसको एज इट इज़ आप ले जाके अगर रन कर दोगे तो जो वल्नरेबिलिटी है वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी एंड उस वल्नरेबिलिटी से आप फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी कंपनी को। तो बेसिकली एक्सप्लॉइट इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि इस चीज़ को वेरीफाई किया जा सके क्या वल्नरेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, स्कैनिंग में पता तो चल जाता है कि वल्नरेबिलिटी है, लेकिन हम फर्दर आके एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं, बिकॉज हम उसको इंश्योर कर सकें, उसको एक प्रूव कर सकें कि ये वल्नरेबिलिटी हाँ सच में है सिस्टम के ऊपर। As you can see, that would be quite devastating because it requires a very little work to attackers apart. Since the vulnerability is already well known, someone else has likely made an exploit for the vulnerability already. The situation uh, worsens when you realize that it's really easy for this to happen. If a company misses a single update for program to use for program to use, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, अगर कंपनी कोई सिंगल अपडेट को भी मिस कर देती है, मतलब आप फर्ज करो आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो अपने वेबसाइट के ऊपर और वर्डप्रेस का आप यूज़ कर रहे हैं 4.6 वर्जन, लेकिन 4.7 आ चुका है बिकॉज 4.6 के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी निकल चुकी है। अब यहाँ पे देखो वर्डप्रेस कोर 4.6 रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। अब ये मैंने जो आपको कमांड इंजेक्शन बताया था ये उसी का दूसरा नाम है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये एक वल्नरेबिलिटी है जो कि वर्डप्रेस के 4.6 वर्जन के अंदर निकल चुकी है। अब आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, 4.7 या उससे ऊपर या जो लेटेस्ट है, बिकॉज जितने पुराने होते हैं उनमें वल्नरेबिलिटीज़ निकल गई होती हैं और ये उस पूरी वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट है, मतलब उस वल्नरेबिलिटी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाएगा उस वल्नरेबिलिटी के ज़रिए, ये पूरा उसको एक्सप्लॉइट कोड है। ठीक है,
पूरा इसका एक्सप्लॉइट कोड है। आपने जैसे इसको उठाना है और रन करना है, और जस्ट वल्नरेबिलिटी जो है उससे आप नुकसान हो जाएगा कंपनी को, या आप उससे जो करना चाहें कर सकते हैं उस वल्नरेबिलिटी से, ठीक है। इट कुड बी वल्नरेबल टू एनी नंबर ऑफ अटैक्स। फिर इसके अलावा वो वेबसाइट जो थर्ड पार्टी सर्विस का यूज़ करिए और अगर उसने अपडेट नहीं किया तो वो बहुत सारे अटैक्स से वल्नरेबल हो सकती है। तो इसको करते हैं कंप्लीटेड और चलते हैं वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स एक्सप्लॉइट के अंदर। इसके अंदर क्या बता रहे हैं, ये एक वेबसाइट है नोस्ट्रोमो 1.9.6। ये आई थिंक कोई सर्विस है थर्ड पार्टी, और उसका जो है एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी निकली है। अगर जाते हैं साइट के ऊपर तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्सप्लॉइट डीबी। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि एक वेबसाइट है, एक सर्विस है नोस्ट्रोमो 1.9.6। हम एक्सप्लॉइट डीबी के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे सर्च करते हैं NOSTROMO। नोस्ट्रोमो पहले सर्च करते हैं ज़रा। ये देखें नोस्ट्रोमो 1.9.6। अब आई थिंक ये कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा या कुछ और होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है क्या। व्हाट इज़ नोस्ट्रोमो? नोस्ट्रोमो अच्छा वेब सर्वर है आई थिंक। Nostromo is an open source web server known as Nostromo web server designed by Marcus. It runs a single process and handles normal. Nostromo जो है एक वेब सर्वर है, ठीक है। तो ये वेब सर्वर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। अगर इस वेब सर्वर की कोई वल्नरेबिलिटी निकल जाती है तो जितनी भी वेबसाइट्स इस वेब सर्वर को यूज़ कर रही होंगी वो सारी उससे वल्नरेबल हो जाएंगी, ठीक है। उन सब पे वो वल्नरेबिलिटी आ जाएगी एक ही झटके के अंदर, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपने जैसे इसको डाउनलोड करना है पाइथन करके इस तरीके से। जो ये है ये एक पाइथन की स्क्रिप्ट है पूरी। ये देखें क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट करी पाइथन, इंपोर्ट उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज वगैरह, एंड यहाँ पे पूरी पाइथन की स्क्रिप्ट है जिससे ये पूरा अटैक परफॉर्म हो जाएगा। फिक्सिंग दैट लेट्स ट्राई टू रन द प्रोग्राम अगेन। अच्छा यहाँ कोई एरर आ गया आई थिंक। ये क्या कह रहा है लाइन नंबर 10। तो इन्होंने फिर क्या किया, कोई IP एंड ID वगैरह दे दी। ये देखो आप रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। अब ये वाली लाइन को आप गौर से देखो, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, ये वाली लाइन UID और ये जो लिखा हुआ है। अब इसी लाइन को मैं आपको टर्मिनल पे चला के दिखाता हूँ, ठीक है। CD साइबर आई थिंक, नहीं कोर्स कोर्स THM आई थिंक LS, यस यही वाला है। अब ये वाली आप कमांड पीछे देखो, ये वाला रिजल्ट देखो UID इक्वल्स टू 1010 एंड अब यहाँ पे मैं चलाता हूँ अपनी ID। ये देखो आप UID GID एंड ग्रुप्स, आप ये देखो UID GID एंड ग्रुप्स आ गया पीछे यहाँ पे। तो मतलब ये कमांड रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, मतलब रिमोटली हम उस वेब सर्वर के ऊपर कमांड एग्जीक्यूट कर सकेंगे, जैसे कमांड इंजेक्शन मैंने आपको समझाया था। Boom, we have RCE. What is RCE? Remote code execution. Now it's important to see, now it's important to note that the most scripts will try you what arguments you need to provide. Exploit developer will rarely make you ready potentially hundred of lines figure out how to use the script। ठीक है, बस यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने जो है इस तरह स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना होता है, इस तरीके से एक्सप्लॉइट्स को यूज़ किया जाता है। जस्ट इसको करते हैं कंप्लीटेड और चलते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर विच इज़ टास्क नंबर 15। एंड इसके अंदर क्या बता रहे हैं, नेविगेट टू। अच्छा यहाँ पे हम अपनी मशीन खोल लेते हैं, मशीन खोल लेते हैं और उसके बाद इनके VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। मशीन खुल गई। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द OPT flag.txt, मतलब हमें इस रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को रन करके इनके वेब सर्वर के ऊपर, इनका जो वेब सर्वर है उस पर इसका वेब सर्वर, मतलब इसकी सर्विस यूज़ हुई है किसकी, नोस्ट्रोमो वेब सर्वर वहाँ पे चल रहा है। मतलब ये एक नोस्ट्रोमो का वेब सर्वर इन्होंने वहाँ चलाया हुआ है, नोस्ट्रोमो की कंपनी से इन्होंने एक सर्विस ली हुई है, या एक उनका जो है आप कह सकते हैं प्रोग्राम या एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप जिसको कह लें, ये उन्होंने नोस्ट्रोमो वालों से लिया हुआ है और अपने कंप्यूटर के ऊपर चलाया हुआ है, ठीक है। अब जो वल्नरेबिलिटी है वो नोस्ट्रोमो के अंदर है, ना कि इनके अपने कंप्यूटर्स के ऊपर। तो अब जैसे ही हमें IP मिलती है, जब तक हम अपना VPN कनेक्ट कर लेते हैं, sudo ls करेंगे, sudo open VPN तो चला देते हैं हम।
VPN चल गया। अब ज़रा अपनी IP चेक करेंगे। P10 की IP आ गई, दैट मीन्स हम इससे कनेक्टेड हैं। और एक मरतबा रीचेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एक्सेस पेज पे भी जाके देख सकते हैं, और इनकी IP को कॉपी करने के बाद अगर इसकी IP को हम पिंग करते हैं -C5, -C का मतलब क्या होता है, 5 पैकेट्स ये भेजेगा और 5 रिस्पॉन्सेज का इंतजार करेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, 5 पैकेट ट्रांसमिट, 5 रिसीव्ड, 0 पैकेट लॉस। दैट मीन्स कि जो ये वेबसाइट या जो IP हमें मिली है, या ये ट्राइहेक्मी का जो वल्नरेबल मशीन हमने ऑन करी है, ये सही से चल रही है और हम एक्सेसिबल हैं। ठीक है, हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब सिंपली क्या जाएंगे, नेविगेट टू दिस IP एड्रेस। तो इसके ऊपर हम चलते हैं। ये बेसिकली क्या है, पोर्ट नंबर 84 के ऊपर एक इनका वेब पेज चल रहा है। तो एक और तरीका भी होता है यहाँ पे वेब सर्वर वगैरह देखने का। हम सिंपली करेंगे राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे, एंड यहाँ पे पावर्ड बाय शायद आ रहा हो नोस्ट्रोमो। ठीक है, Ctrl+F, NOSTRO नहीं आ रहा, Ctrl+F4 करते हैं। खैर यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं आ रहा। दिस साइट हैज़ बीन मेड यूजिंग PHP एंड MySQL। अच्छा, ये साइट जो है PHP और MySQL को यूज़ करके बनाई गई है। यहाँ पे देखो आप index.php आ रहा है। तो चलते हैं ज़रा एडमिन लॉगिन के ऊपर, और यहाँ पे ट्राई करते हैं ज़रा एडमिन एंड बूम, एडमिन से हमें मिल गया एक्सेस। डेट मीन्स यहाँ पे एक और वल्नरेबिलिटी है, इसके बारे में आई थिंक हम आगे पढ़ेंगे। नहीं, सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती है वो, कि मतलब कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स विद अनचेंज्ड पासवर्ड्स, ये मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली वल्नरेबिलिटी भी इसकी वेबसाइट के ऊपर है कि हमने एडमिन डाला जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, एंड उससे हम लॉगिन कर गए। ठीक है, और प्रोजेक्ट वर्ल्ड्स पे अगर जाएंगे, अच्छा प्रोजेक्ट वर्ल्ड्स.in, ये आई थिंक कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनकी सर्विस उन्होंने यूज़ करी हुई। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं PHP के, और उसको उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है ठीक है, हम चलते हैं अब एक्सप्लोर DB के ऊपर, और उसके ऊपर इन्होंने हमें क्या बताया है, करना क्या है, हमें वहाँ से रिमोट कोड एग्जीक्यूशन निकालना है। वेयर यू विल फाइंड अ वल्नरेबल एप्लीकेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू एक्सप्लॉइट कैन बी फाउंड ऑनलाइन। तो टास्क नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, और इसके अंदर बेसिकली एक लैब है जो हमने पहले सीखा है, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। उसी के हवाले से एक यहाँ पे लैब है, उसको हम देखेंगे, थोड़ी अपनी अप्रोच देखेंगे, कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे, एंड यहाँ से बैठे बैठे हम इनके वल्नरेबल सर्वर के ऊपर एक RCE लेंगे, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, एंड वहाँ से इस फ्लैग को निकाल के हमें देना होगा उनके सिस्टम के अंदर। इस पाथ के ऊपर ये जो flag.txt की फाइल है ये पड़ी हुई है, एंड इसके अंदर एक फ्लैग होगा जिसका आंसर फॉर्मेट ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सप्लॉइट्स का जब इन्होंने बताया है तो मैं आपको जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाता हूँ करना क्या है हमें। बेसिकली एक टूल होता है हमारे पास सर्च एक्सप्लॉइट, और सर्च एक्सप्लॉइट के बाद हमें सर्च करना पड़ेगा बुक स्टोर। ठीक है, जब इस तरीके से हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास RCE आ जाएंगे। तो बुक स्टोर हम लिखेंगे RCE रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, और इसके अलावा हम लिख देंगे रिमोट, सिर्फ अगर रिमोट लिखें तो यहाँ पे आ गया, देखें रिमोट बुक स्टोर अनऑथेंटिकेटेड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, और ऑनलाइन बुक स्टोर 1.0। अब उस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लिखा होगा ऑनलाइन बुक स्टोर 1.0 आई थिंक, नहीं यहाँ पे तो खैर कहीं पे भी नहीं है। माई कार्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है ये वाला एक्सप्लॉइट यूज़ करना है जिसका पाथ ये है। अब ये बेसिकली क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। जब हम चलते हैं इस वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है एक्सप्लॉइट DB, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसके ऊपर बेसिकली एक डेटाबेस मेंटेन हुआ हुआ है, ये एक्सप्लॉइट डेटाबेस है। और ये पूरा डेटाबेस जब हम अपना लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, और ये पूरा डेटाबेस हमारे कंप्यूटर के ऊपर आ जाता है एक्सप्लॉइट्स का। ठीक है, उसके अंदर हम बेसिकली सर्च कर सकते हैं सारे एक्सप्लॉइट्स को। तो हमने यहाँ पे सर्च किया, हमें एक एक्सप्लॉइट मिला, और इस एक्सप्लॉइट की एक फ़ाइल बनी हुई है 47887.py। तो हम इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले फाइंड करेंगे। फाइंड के लिए कमांड यूज़ होती है फाइंड कमांड, और हमें जहाँ सर्च करना है हम स्लैश पूरे सिस्टम में सर्च करना चाहते हैं -name लिखेंगे, और इसके अलावा इस फाइल का जो नाम है, क्या नाम है, 47887
.py इसको एंटर करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास इसने पूरा इसका फाइल का पाथ बता दिया। तो करते हैं कॉपी एंड पाइथन लिखने के बाद बेसिकली ये एक जो है फाइल होती है, इस फाइल के अंदर पूरा एक उसने कोड लिखा हुआ होता है, जिस पूरे कोड के अंदर सारा उस एक्सप्लॉइट का या उस वल्नरेबिलिटी की एक्सप्लॉइटेशन का तरीक़ेकार ऑटोमेट हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें एक एक रिक्वेस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बार बार उसके अंदर एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बेसिकली एक एक्सप्लॉइट कोड बना दिया जाता है जिसको जस्ट आपने एग्जीक्यूट करना है एंड आपने जो है अपना काम कर लेना है। ठीक है, ये हमारी आसानी के लिए बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि यूजेज इसका बता रहा है कि आपने ये लिखना है, उसके बाद इसका URL देना है। सबसे पहले -h लिख के देखते हैं। -h के अंदर क्या बता रहा है, ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स URL द URL ऑफ द टारगेट। तो बेसिकली -h हटा के यहाँ पे हमें अपने टारगेट का URL देना पड़ेगा, जो कि हमें यहाँ से मिल गया। कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं, Ctrl+Shift+V एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, अटेम्प्टिंग टू अपलोड PHP वेब शेल, वेरीफाइंग शेल अपलोड वेब शेल अपलोडेड टू दिस एंड दिस एंड एग्जाम्पल कमांड यूजेज इज़ दिस। अब हम इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके भी आई थिंक कमांड्स को चला सकते हैं। कॉपी लिंक करते हैं एंड अगर यहाँ पे हम आए और Ctrl+V एंटर किया तो यहाँ पे आप देखें whoami की कमांड का रिज़ल्ट हमें दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम ls करते हैं, यहाँ पे देखो ls के हमें जो है रिज़ल्ट दिखा रहा है। ये बेसिकली पूरा जो है नॉइज़ी सा एक रिज़ल्ट दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे ls-l करें तो आप यहाँ पे देखेंगे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे इसका जो ब्यूटीफुल हमें ब्यूटीफायर आप कह लो कि जो अच्छी फॉर्मेट के अंदर दिखेगा वो यहीं पे दिखेगा अपने टर्मिनल के ऊपर। ls करते हैं, यहाँ पे हमारी सारी कमांड्स सारी फाइल्स हमें नज़र आ गई हैं। ls-l करेंगे तो यहाँ पे हमारी सारी परमिशंस नज़र आ गई हैं। ये 2 फाइल जो हैं ये हमने अपलोड करी हैं और इसके अलावा हमारे पास अब हमें कौन सी फ़ाइल ढूंढनी है, यहाँ पे हमें ढूंढनी है opt flag.txt। तो मैंने आपको बताया था opt एक ऑप्शनल की वो होती है डायरेक्टरी। तो cd करके हम जाएंगे opt के अंदर एंड अगर pwd करते हैं तो हम किधर हैं, हम अभी opt में नहीं गए, तो cd/opt करते हैं और ls करेंगे अगर हम, तो हम opt के अंदर नहीं आए। आई थिंक pwd करते हैं, आई थिंक हम cd नहीं कर पा रहे। ls करेंगे pwd, तो हम बेसिकली यहीं पे रहते हुए उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैट करने के बाद /opt एंड स्लैश पूरी उस flag.txt का पाथ दे देंगे। और अच्छा, इसके ऊपर हमें पूरा लिखना पड़ेगा cat/opt/flag.txt एंड यहाँ पे हमें इसका पूरा जो है फ्लैग मिल गया, ये देख सकते हैं आप। कॉपी करते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे भी इसका फ्लैग ले सकते हैं। सब यहाँ पे आप गौर से देखें, ये एक फाइल है .php $cmd इक्वल्स टू, ये एक पैरामीटर है, इस पैरामीटर के अंदर अपनी कमांड हम दे रहे हैं। तो ये एक कमांड इंजेक्शन या रिमोट कोड एग्जीक्यूशन किसके ज़रिए निकला, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। बिकॉज जब एक चीज़ का एक्सप्लॉइट इंटरनेट पे पड़ा हुआ है तो आपको वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं cat/opt/flag.txt एंटर करेंगे, ये देखें हमारा फ्लैग आ गया। अगर हम चाहते हैं opt को ls करें, मतलब opt के अंदर क्या क्या है वो देखें, तो सिर्फ ls करके opt कर देंगे तो ये देखें flag.txt की फ़ाइल आ गई और यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे। flag.txt एंड यहाँ पे ये हमारा आ गया फ्लैग। कॉपी करते हैं, पेस्ट करके सबमिट कर देते हैं। तो अब चलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स के ऊपर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन किसी को पहचानना, या ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को किसी चीज़ की इजाज़त देना या किसी को ऑथेंटिकेट करना। कि फ़र्ज़ करें जो सेफ्टी गार्ड होता है आपके घर के बाहर खड़ा हुआ होता है, या कहीं पे भी किसी स्कूल के बाहर, किसी इंस्टीट्यूट, किसी जगह के बाहर अगर कोई गार्ड खड़ा हुआ होता है, सेफ्टी गार्ड, तो वो क्या करता है, लोगों को ऑथेंटिकेट कर रहा होता है कि आपको अंदर जाने की इजाज़त है या नहीं। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है एंड आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। अब आप मिसाल के तौर पे एक ले लेते हैं, आपका एक कॉलेज है एंड वहाँ पे विदाउट आपके आईडी कार्ड की एंट्रेंस नहीं है। दैट मीन्स वहाँ पे ऑथेंटिकेशन सख्त है, ऑथेंटिकेशन अच्छी है,
और जब तक कोई अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाएगा, दैट मीन्स कि वो वहाँ पे कॉलेज के अंदर एडमिशन उसका नहीं हुआ वो स्टूडेंट नहीं है। जिसके पास आईडी कार्ड होगा ऑटोमेटिकली उसके पास स्टूडेंट है, वो ऑटोमेटिकली उसके पास आईडी कार्ड है, तभी इसीलिए आईडी कार्ड है उसके पास। तो ये एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। अगर कोई इसको ब्रेक कर दे या कोई फेक आईडी कार्ड बना ले या इसके अलावा बगैर आईडी कार्ड के उसको किसी तरह बेहोश करके अंदर घुस जाए, तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेलियर आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आता है ब्रूट फोर्स अटैक। इफ एप्लीकेशन यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड अटैकर कैन ट्राई टू लॉन्च अ ब्रूट फोर्स अटैक अलाउ देम टू गेस द यूजर नेम पासवर्ड यूजिंग मल्टीपल ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट्स। अगर वेबसाइट अटैकर को ये इजाज़त दे रही है कि अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक करे। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि एक ही जगह के ऊपर धड़ाधड़ पासवर्ड्स की लिस्ट बना के और वो उसको टेस्ट करता है। यूज़र नेम पासवर्ड की 1 लाख यूज़र नेम 1 लाख पासवर्ड की लिस्ट बना देगा और किसी खास लॉगिन पेज के ऊपर सारे चेक करेगा। तो वेबसाइट के ऊपर एक चीज़ होती है रेट लिमिटिंग, उसको अप्लाई करना होता है ताकि 1 मिनट किसी खास टाइम पीरियड के अंदर कुछ खास अटैम्प्ट्स ही हो सकें लॉगिन, उससे ज़्यादा ना हो सकें, ठीक है। यूज़ ए वीक क्रेडेंशियल्स। जब वीक क्रेडेंशियल्स आप यूज़ करोगे, जैसे कि पासवर्ड 1, ये एक पासवर्ड होता है, अगर किसी ने अपने पासवर्ड की जगह ये लिखा हुआ है तो वो तो आसानी से गैस कर लेगा। इसके अलावा वीक सेशन कुकीज़। अब जो मैंने आपको कुकीज़ समझाया था, कुकीज़ क्या होती हैं, तो बेसिकली कुकीज़ को एडिट करके भी अपना रोल चेंज किया जा सकता है। जैसे कुकीज़ के अंदर अगर लिखा हुआ कि यूज़र रोल, कुकी का नेम है यूज़र रोल एंड उस कुकी की जो वैल्यू है वो है एडमिन इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम दबाएंगे अपना F12, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे कुकी एडिटर के अंदर, आई थिंक एप्लीकेशन में होता है, कुकीज़ के अंदर जाएंगे, ट्राई हैक मी, और फर्स्ट करो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन इक्वल्स टू ट्रू, ओ सॉरी एडमिन इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको मिटा के अगर हम ट्रू करके एंटर सेव कर देंगे, सेव करने के बाद इसको अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो हो सकता है हमें एडमिन एक्सेस मिल जाए, ठीक है। तो ये कहलाता है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसका एक प्रैक्टिकल है, अच्छा इसको हम सबमिट कर देते हैं। ये क्या कह रहा है, जब वेरियस मिटिगेशन ब्रोकन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एग्जैक्ट फ्लॉ। अच्छा, जो इसकी जो मिटिगेशन है, मतलब इसको सिक्योर कैसे बनाया जाए इस वल्नरेबिलिटी से, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिफरेंट अटैक वेक्टर्स की डिफरेंट प्रिवेंशन या मिटिगेशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से ऑथेंटिकेशन को ब्रेक कर पा रहे हैं या आपने किस तरीके से ऑथेंटिकेशन को ब्रेक किया है, उस हिसाब से उसकी प्रिवेंशन होगी। अगर आपने वीक सेशन कुकीज़ के ज़रिए किया है तो उसकी सेशन कुकीज़ को सिक्योर बनाया जाएगा, थोड़ी उसकी इंक्रिप्शन एंड और उसके अलावा उसका जो वे ऑफ मैकेनिज़्म है, वे ऑफ हैंडलिंग एज अ सर्वर साइड है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अगर आपने ब्रूट फोर्स किया है तो वहाँ पे रेट लिमिटिंग लगाई जाएगी। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट फ्लॉ को देखते हुए ये फैसला किया जाएगा कि इसका सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए या इसका सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंटेशन क्या करनी चाहिए, ठीक है। अब इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं हमें, फॉर एग्जाम्पल वी द लॉजिक फ्लॉ विद इन द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सेस करते हैं और हमें करना क्या है, यहाँ पे टू सी दिस एक्शन गो टू दिस एंड ट्राई टू रजिस्टर डेरेंस एज योर यूज़र नेम। यू विल सी यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो ट्राई टू रजिस्टर Darren instead you will see that you are logged in and can see the content present only in Darren's account, which in our case is the flag that you need to retrieve। अच्छा, यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या है, जो वेबसाइट है इनकी, इसके ऊपर एक फंक्शन है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, एक लॉगिन का फंक्शन है एंड एक है फंक्शन रजिस्टर करने का, मतलब बंदे लोग आके इसके ऊपर अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जाते हैं रजिस्टर के ऊपर, तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि हमें एक डैरन के नाम से अकाउंट बनाना है, DARREN डैरन। ईमेल लिख देते हैं 123@gmail.com एंड @ नहीं लगाया यहाँ पे। पासवर्ड हम रख देते हैं 123 फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन अगर हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या कह रहे हैं, द यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है, डैरन के अकाउंट को ओवरराइट करना है, ठीक है। डैरन के नाम से एक अकाउंट बना हुआ है, लेकिन हमें एक और अकाउंट बनाना है। तो हम सिंपली यहाँ क्या करेंगे, डैरन के पीछे एक गैप लगा देंगे, ठीक है। डैरन जो यूज़र नेम लिखा हुआ है उसके पीछे क्या करेंगे हम, आई थिंक आपको अब नज़र आ रहा होगा सही से। डैरन जो यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ है उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, एक अदद गैप लगा देंगे। यहाँ पे एक मैं
स्पेस बार प्रेस करूँगा, ये एक गैप लग गया इसके पीछे, ठीक है, ये यहाँ पे ये गैप आ गया, तो मिटा दिया और ये लगा दिया। तो अब मैंने जब डैरेन का अकाउंट बनाऊँगा तो डैरेन के यूज़र नेम से बनेगा, एंड ये जो गैप है ना इसकी वजह से वो जो है हम डैरेन के अकाउंट को एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे कोई सी भी ईमेल डाल देते हैं 123@gmail.com 123। रजिस्टर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है हमें देखते हैं, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो अब ज़रा साइन इन के ऊपर जाते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम, अच्छा यहीं पे डालना पड़ेगा हमें, DARREN। अब डैरेन हमने गैप वाले डैरेन से किया था ना, अब गैप वाले डैरेन से हम साइन इन करते हैं। तो यहाँ पे थिंक हमें फ्लैग मिल चुका है, एंड अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं सबमिट, तो यहाँ देख सकते हैं बेसिकली इसमें हुआ क्या कि हमने इस डैरेन के अकाउंट को ओवरराइट कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखो, लॉग्ड इन एज डैरेन, ठीक है, अगर लॉग आउट करते हैं तो ये लॉग आउट भी हो जाएगा, ठीक है। दिस रूम विल फोकस ऑन टीचिंग ऑन बेसिक्स ऑफ अटैकिंग इन द ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स। अब कहीं पे लॉगिन फंक्शनैलिटी है, रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके रजिस्टर पे जाओ एंड यहाँ पे देखो कि एडमिन और admin@gmail.com एंड यहाँ पे एडमिन पासवर्ड और रजिस्टर पे क्लिक कर दो, ठीक है। हो सकता है उसमें रजिस्टर हुआ वो एडमिन। अब यहाँ पे मैंने एडमिन से रजिस्टर किया, अब मैं दोबारा रजिस्टर पे जाऊँगा और एडमिन गैप के साथ एडमिन डाल दूँगा, admin@gmail.com और यहाँ पे डाल दूँगा एडमिन, और अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये भी रजिस्टर हो जाएगा, मतलब एडमिन के नाम से 2 रजिस्टर हो गए। अब अगर यहाँ पे मैं गैप वाले एडमिन को करूँगा तो गैप वाला एडमिन अकाउंट एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। साइन इन करता हूँ एंड admin@gmail.com, उससे मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में गैप डाल के उस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को तोड़ के उसको बाईपास एक तरीके से कर सकते हैं। दिस इज़ इलीगल विदाउट एनी परमिशन। आप किसी की वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से टेस्टिंग नहीं कर सकते और उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। नाउ ट्राई टू डू द सेम ट्रिक एज सी कैन लॉग इन एज आर्थर। अब एक अकाउंट है हमारे पास, अब ये कह रहे हैं आर्थर के यूज़र नेम के साथ भी आपने ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं रजिस्टर के ऊपर। अब बेसिकली मसला क्या होता है कि फ़र्ज़ करो आपको अपने दोस्त का यूज़र नेम पता है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, विक्टिम कहा जाता है बेसिकली उसको। आपको पता है कि आपके दोस्त के जो उसका यूज़र नेम है वो है आर्थर, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं पता आपको, ठीक है। आप कितनी ट्राई कर लेंगे, ब्रूट फोर्स कर लेंगे, लेकिन आपके दोस्त ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया हुआ है। तो आपके पास एक और तरीका आ जाता है, आप यहाँ पे उसका यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उसके अकाउंट का एक तरीके से ओवरराइट कर दो। हम गैप लगाएंगे आर्थर के शुरू में, सबसे पहले सिर्फ आर्थर लिखेंगे ज़रा चेक करने के लिए, 1234@gmail.com 123, सिर्फ आर्थर अगर लिखें तो ये कह रहे हैं यूज़र रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब गैप के साथ हम लगाएंगे आर्थर आर्थर 1212@gmail.com एंड 123 पासवर्ड रखेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर हम आर्थर के अकाउंट को एक्सेस करते हैं बगैर गैप के, ARTHUR, ठीक है, और पासवर्ड में हम लिख देते हैं 123, साइन इन पे क्लिक करते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम। तो आई थिंक हमें जो है स्पेलिंग गलत लिखी है, आई थिंक देख लेते हैं ज़रा, 123 करेंगे, आर्थर किया 123, साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं, नहीं हो रहा, आई थिंक गैप के साथ करना पड़ेगा, और इसको करते हैं 123, और ये देखो हमें इसका फ्लैग मिल चुका है। इसको ज़रा करते हैं कॉपी एंड पेस्ट करके सबमिट। तो अब चलते हैं हम अपने नंबर 8 टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स।